वंदे मातरम साथियों, स्वागत है आपका मेरे चैनल विश्वगुरु भारत में। आज मैं जिस महान क्रांतिकारी का जीवन परिचय लेके आया हूँ वो एक ऐसे क्रांतिकारी है जो गुमनामी के अंधेरे में खो चुके हैं। ना जिनके नाम के स्मारक बने हुए हैं, ना ज़्यादा पाठ्य पुस्तकों में उनके विषय में ज़्यादा कुछ पढ़ाया जाता है और शायद ही बहुत ही कम लोग उनको, भारत के भी जो जितने लोग हैं वो भी बहुत कम उनको जानते हैं। उनका जो नाम था वो था मदन लाल ढींगरा। 1883 में उनका जन्म होता था। भारत माता पूरी तरह परतंत्र थी। उनके जो पिताजी थे, एक अच्छे रईस परिवार में उनका जन्म हुआ और एक अंग्रेज़ों का पूरा भक्त परिवार था। 6-7 भाई थे वो। पिताजी उस टाइम के जो थे वो सर्जन थे और अमृतसर में रहते थे और अच्छे पद पर थे और जितने भी अंग्रेज़ बड़े बड़े अधिकारी थे उनके साथ उनका उठना बैठना था। और ऐसे मतलब अंग्रेज़ भक्त थे कि चाहते थे कि अंग्रेज़ों की जो सत्ता थी, अंग्रेज़ों के एक किस्म के बोल सकते हैं कि अंग्रेज़ों के पिट्ठू थे और अंग्रेज़ों की सत्ता भारत में बनी रहे, ऐसा वो चाहते थे। पूरा परिवार का माहौल भी वैसा ही था। बाकी के जो भाई थे वो भी अच्छी अच्छी पोस्टों पर अच्छे पढ़े लिखे थे, संपन्न परिवार था। तो जो मदन लाल ढींगरा जी थे, इनके मन में क्रांतिकारी बीज ऐसा बचपन में ही था। ये देश को स्वतंत्र करवाना चाहते थे। क्रांतिकारी विचार इनके मन में चले ही रहते थे और देश को आज़ाद करवाने के लिए क्या किया जाए, ये सारी बातें उनके मन में चलती रहती थी। लेकिन वो बाहर नहीं आ पाती थी क्योंकि पूरा जो परिवार था, अंग्रेज़ अधिकारियों, बड़े बड़े अधिकारियों का उनके पिताजी के साथ उठना बैठना था, उनका घर में आना था। तो एक तरह से वो पिट्ठू परिवार था। वो लाहौर गए अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए, लाहौर कॉलेज में पढ़ाई की। तो उस टाइम जो यूनिफॉर्म के लिए जो कपड़ा आ रहा था कॉलेज के स्टूडेंटों के लिए, वो इंग्लैंड से आ रहा था और उस टाइम स्वदेशी का आंदोलन भारत पर ज़ोरों शोरों से चला हुआ था। तो उनके कॉलेज तक आंदोलन पहुंचा। तो इन्होंने विरोध किया कि अंग्रेजी कपड़ा जो है, अगर कपड़े बनाने ही है तो कपड़ा हमारे देश से ही ले आया जा सकता है, अंग्रेज़ों से यहाँ से क्यों लेके आएंगे, इंग्लैंड से हम कपड़ा क्यों लेके आएंगे। तो उसका भी उन्होंने विरोध किया, जिससे उन्हें कॉलेज से निकाल दिया गया। जब कॉलेज से निकाला तो पिताजी को अपमान लगा अपना, तो पिताजी ने उनको घर से भी निकाल दिया। भाई ये तो लड़का बिगड़ रहा है, बाकी के भाइयों की तरह काम कर, अच्छी पढ़ाई लिखाई कर, अच्छी जगह लगा देंगे। तो उन्हें घर से निकाल दिया गया। उसके बाद उन्होंने नाना प्रकार की नौकरियां की। बोलते हैं शिमला में टांगा चलाया, कारपेंटर का काम किया जीवन यापन के लिए। फिर उसके बाद वो एक फैक्ट्री में मज़दूर का काम करने लगे। लेकिन श्रमिकों की उस समय स्थिति ऐसी थी, उनसे ज़्यादा काम करवाया जाता, वेतन कुछ नहीं, ना के बराबर दिया जाता था। तो उन्होंने मज़दूरों की दशा को सुधारने के लिए मज़दूर यूनियन बनाने का ऐसी कोशिश की। तो उनको कारखाने से, जिसमें वो फैक्ट्री में काम करते थे, उन्हें उससे भी निकाल दिया गया। तो ऐसे ही वो अपना, लेकिन इनके एक बड़े भाई थे। तो उन्होंने उनको बुलाया, उनके संपर्क में आए, उन्होंने उनको पैसे दिए, बोले आप ऐसा करो, अपनी जो बाकी की पढ़ाई है आप इंग्लैंड जाओ और इन सब क्रांतिकारी गतिविधियों में क्या रखा, अपना अच्छा पढ़ाई लिखाई करके आप अच्छा जीवन जियो और आप इंग्लैंड चले जाओ। पिताजी से भी बात हुई, उनके पिताजी ने भी घर में बुलाया उनको और उनको इंग्लैंड भेज दिया। लॉर्ड जो पिताजी थे, मैंने पहले बताया कि इनके पिताजी के अंग्रेज जो अधिकारियों के साथ अच्छे संपर्क थे। तो जो एक कर्जन वैली था, विलियम हार्ट कर्जन वैली, वो काफ़ी टाइम 25-30 साल भारत में भी रहा था। उनके संपर्क से इंग्लैंड में उनको दाखिला दिया इंजीनियर कॉलेज में और वो चले गए। फिर वो इंग्लैंड में चले गए, पूरी तरह अंग्रेज जैसा थे, वो जैसा परिवार चाहता था वैसे बन गए, पढ़ाई करने लगे। एक और उसी टाइम वहाँ पर वीर सावरकर जी भी थे। इंडिया हाउस बन चुका था, इंडिया हाउस में क्रांतिकारी गतिविधियाँ चली हुई थी। तो वीर सावरकर जो थे, जो उस टाइम जब इंग्लैंड आए तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने भारतीय विद्यार्थियों से मिलना स्टार्ट किया कि जो भारत के लोग हैं, और हम इंग्लैंड में भी जो भारत के जो विद्यार्थी इंग्लैंड में पढ़ने आते हैं वो अंग्रेज़ों के पिट्ठू ना बन जाए। उनके अंदर भी क्रांति की, जो अपने देश को आज़ाद करवाने की जो एक आग है, वो भी उनके मन में जलनी चाहिए और जैसा अंग्रेज चाहते वैसा ना बने वो, इसलिए उनसे संपर्क साधना ऐसा उनको स्टार्ट किया। तो वो एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ पर भारतीय मूल के काफ़ी लोग आते थे, जो स्टूडेंट वगैरह थे वहाँ पर बैठते थे। तो जब सावरकर जी वहाँ गए तो वो एक तरफ उन्होंने क्या किया था, एक तरफ इंडियन इस साइड बैठते थे, अंग्रेज़ ऐसे अलग अलग बैठाया था। तो वो वहाँ चले गए जहाँ अंग्रेज़ बैठते थे। तो वेटर ने उनको रोका, अरे भाई इंडियन तो वहाँ बैठते हैं, यहाँ नहीं बैठते हैं। तो उन्होंने बोला गद्दे भी मैं वहाँ क्यों बैठूँ, मैं यहाँ क्यों नहीं बैठ सकता। बोले यहाँ तो अंग्रेज़ ही बैठ सकते हैं, वहाँ नहीं। तो उनकी काफ़ी बहस हुई। बोले ऐसे ऐसे तो मैं तो आऊँगा नहीं कभी इस रेस्टोरेंट में, ऐसा अपमान, ऐसे अपमान में और भारतीय इतने बैठ कैसे सकते हैं, यहाँ खा कैसे सकते हैं। तो उनकी बातों से प्रभावित होकर वहाँ पर मदन लाल ढींगरा भी बैठे हुए थे।
तो वो आए रेस्टोरेंट के बाहर, उनसे मिले, परिचय हुआ कि मैं मदन लाल ढींगरा ऐसे। उन्होंने कहा कि मैं वीर सावरकर हूँ। सावरकर का नाम उस टाइम पूरे दुनिया में छाया हुआ था, हिंदुस्तान में क्रांतिकारी गतिविधियों में। तो उन्होंने उनको बोला कि आपकी बातें सुनकर मेरे को अच्छा लगा, और बोले अच्छा लगा तो मिले। बोले आप आओ, कहाँ रहते हैं? इंडिया हाउस में रहते हैं। तो उनके संपर्क में आ गए। फिर धीरे धीरे उनके अंदर की जो पुरानी जो आग थी वो भी धीरे धीरे ज्वलित होने लगी। जैसे उनको, जैसे कोयला होता है, एक कोयले को अगर बाहर निकाल दिया जाओगे तो वो ठंडा हो जाता है, लेकिन उस कोयले को दोबारा से अगर आग के अंगीठी में डाल दिया जाए तो फिर वो प्रज्वलित हो जाता है। तो वो वैसा ही हुआ। उन्हें वो फ्री इंडिया सोसाइटी नाम का एक संगठन, छोटा सा संगठन वहाँ पर इंडिया हाउस में उनको बना दिया। इंडिया हाउस ऐसी जगह थी जो लाला हरदयाल जी वगैरह ने, श्यामा प्रसाद मुखर्जी वगैरह ने बनाया हुआ था। जो भारत से विद्यार्थी आते हैं उनको रहने के लिए कुछ दिन वहाँ पर रह सकते हैं, खाना पीने की भी व्यवस्था, जब तक उनका कोई साधन, उनका कोई वहाँ रहने की व्यवस्था ना हो जाए, उनके लिए बनाया था। और क्रांतिकारी गतिविधियाँ वहाँ पर चलती थी। तो फ्री इंडिया सोसाइटी का सदस्य बना दिया उनको, और अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ वहीं पर वो काम करना स्टार्ट कर दिया। भारत में भी क्रांति चल रही थी। तो ऐसा ही चलते चलते उनके जो सावरकर जी थे, उन्होंने वहाँ पर 1857 का स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक लिखना स्टार्ट कर दी। अंग्रेज़ों ने उसको पहले छपने से पहले ही बैन कर दिया। उसके जो कुछ पन्ने भारत भेजे हुए थे अपने भाई के पास, उन्होंने, सावरकर जी ने, उन्होंने उनको भी पकड़ लिया और दोनों भाइयों को जेल में डाल दिया बिना कोई मुकदमा चलाए। तो जब ये बात लंदन पहुंची, उस टाइम भारत में व्यवस्था थी, खुदीराम बोस को भी फांसी हो चुकी थी, प्रफुल्ल चाकी वगैरह, इन सबको, सारे क्रांतिकारियों को अंग्रेज जोरों तोरों से दबा रहे थे। इंग्लैंड में ये सारी चर्चाएं चलती रहती थी। तो जब मदन लाल ढींगरा इंडिया हाउस आए, सावरकर जी परेशान थे, तो पता चला कि सावरकर के दोनों भाइयों को जेल में डाल दिया गया है। बोले किस जुर्म में? बोले जो राष्ट्रवादी जो किताब छप रही थी उसके जुर्म में। बोले ये कैसा जुर्म है? मदन लाल ढींगरा जी कहते हैं। बोले ऐसा, ये अंग्रेजी शासन जो है वो दिन प्रतिदिन जो है बदतर होता जा रहा है और इसे ख़त्म करना आवश्यक है। तो ऐसे उनके मन में भी आग जली। तो क्या कर सकते हैं? तो जो उन्होंने तय किया, अपने मन में ही तय किया कि कर्जन वैली जो था, हालांकि उन्हीं के संपर्क में आए थे उनके वो इंडिया, जो भारत में जब एक सैनिक अधिकारी के रूप में भारत में उसने 25-30 साल काम किया, और पूरे षड्यंत्र, और इंग्लैंड में उसको जो भारतीय लोग थे उनकी जासूसी का काम दिया गया था, और वही ये षड्यंत्र वगैरह ये सारी चीज़ें वही करता था, किसको कैसे पकड़ना है, क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, वो सारा काम वही देखता था। तो मदन लाल ढींगरा को लगा कि सब हमारी क्रांति में जो सबसे बड़ा रोड़ा है वो ये कर्जन वैली ही है, और उनके पिताजी के साथ भी अच्छे संबंध थे, और काफ़ी हिंदुस्तानियों के साथ अच्छे संबंध थे। तो उन्होंने उसको मारने की योजना बना ली कि अब तो उसे मरना ही होगा। कैक्सटन हॉल में एक कार्यक्रम चल रहा था, तो वहाँ पर गए मदन लाल ढींगरा, अपनी किताब में बंदूक छिपा के, वहाँ पे कार्यक्रम था, तो 4 गोलियाँ उसको मार दी। एक पारसी उसको बचाने के लिए आया, तो एक गोली पारसी को भी लग गई। फिर उन्होंने अपने आप को मारने की कोशिश की, लेकिन उसने पकड़ लिया कि पुलिस ने। भागने की कोशिश उन्होंने की, अपने खुद को गोली मारने की कोशिश मदन लाल ढींगरा ने की थी, लेकिन पुलिस ने उनको पकड़ लिया। इतिहास में पहली बार हुआ, एक ही दिन मुकदमा चला, एक ही दिन सुनवाई हुई, एक ही दिन में सज़ा, और कौन सी जेल में फांसी होनी है, सारा चीज़ें एक ही दिन में कर दी उनकी। जब जज के सामने उनको पेश किया गया, तो उनके जज ने उनको पूछा कि आपको अपना वकील करना है तो वकील कर सकते। उन्होंने बोला कि आपको तो मुझे सज़ा देने का अधिकार ही नहीं है, और मैं वकील क्यों करूँ, मेरा जो वक्तव्य मैं खुद दूंगा, और मैं आपकी न्याय व्यवस्था को मानता ही नहीं हूँ। उन्होंने बोला क्यों नहीं मानते हो? कि अगर कोई जर्मन इंग्लैंड पर कब्जा कर लेता है और कोई इंग्लैंड का आदमी जर्मन को मारता है, तो आप उसको क्या करेंगे? अपराधी कहेंगे, हत्यारा कहेंगे? वो तो अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहा है। वैसे ही हम हैं, हम भारतीय, अंग्रेज़ों ने हमारे ऊपर कब्जा किया है, तो हम अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, हम हत्यारे कैसे हो गए? हम क्रांतिकारी हैं। और करोड़ों रुपया भारत का हर साल इंग्लैंड आता है, पूरे भारत का खजाना इंग्लैंड आता है, उसका जिम्मेदार कौन है? और इतने हर साल 5 से 10 लाख लोगों की अंग्रेज़ों के द्वारा भारतीयों की हत्याएं की जाती है, उन सब हत्याओं का जिम्मेवार कौन है? और जब हमने उसके प्रतिक्रिया करते हुए एक अंग्रेज़ को मार दिया, अंग्रेज़ अधिकारी को मार दिया इंग्लैंड के अंदर, तो हम अपराधी हो गए, हम हत्यारे हो गए। मैं लात मारता हूँ ऐसे शासन को, ऐसा उनका वक्तव्य था। उसके बाद उन्होंने और भी कहा कि मैं जो हूँ, अभी जो हमारे देश में सिर्फ एक ही पाठ पढ़ाने की आवश्यकता है कि आज़ादी के लिए कैसे लड़ा जाता है, आज़ादी के लिए कैसे मरा जाता है। सारे युवाओं को एक सारे काम छोड़ के एक ही पाठ पढ़ाने की आवश्यकता है।
और मुझे गर्व है कि मैं इस मातृभूमि में जन्म लिया और इस मातृभूमि की सेवा करके मैं ऐसे मृत्यु को प्राप्त हो रहा हूँ। और अगर दोबारा मेरे को जन्म मिले तो मैं यहीं पर इसी मातृभूमि में होता रहूँगा और यही काम करता रहूँगा, जब तक इसी ध्येय के लिए मैं काम करता रहूँगा, जब तक कि अपना ध्येय जो भारत माता जो है स्वतंत्र ना हो जाए। मैं ऐसे ही जन्म दोबारा लेता रहूँगा और ऐसे ही करके करता रहूँगा। इनका जो वक्तव्य जब उस टाइम छपा तो चर्चिल तक वहाँ पहुँचा। तो चर्चिल ने कहा था कि ये सबसे बेस्ट जो था, सबसे अच्छी स्पीच जो थी वो क्रांतिकारी मदन लाल ढींगरा ने दी हुई थी। लेकिन भारत पर जब उनकी स्पीचें पहुंची, अखबारों में छपी, तो हमारे नेताओं की, गांधी जी वगैरह, नेहरू जी की, उनकी कुछ और ही स्टेटमेंटें थी। ये तो भटके हुए नौजवान हैं, इससे देश गलत रास्ते पे जा रहा है, ऐसे ऐसे बचकाना बातें वो लोग कर रहे थे। और पूरी दुनिया में जो बड़े बड़े अखबार थे, इंग्लैंड के अखबारों में ये छपा कि भारतीयों ने जो था कि अंग्रेजी भूमि पर ही अपनी स्वतंत्रता का बिगुल बजा दिया है। मतलब अंग्रेज अपनी ही भूमि पर इंग्लैंड में भी सुरक्षित नहीं थे। और उनके परिवार ने, जब उनकी एक ही दिन में फांसी हो गई उनको, तो उनकी अस्थियाँ लेने से, परिवार ने बॉडी लेने से सब कुछ मना कर दिया। परिवार ने उनके नाता तोड़ दिया। तो जब वहीं पर जब किसी ने, परिवार ने कोई आया नहीं आगे, तो भारतीयों ने उनका शव मांगा तो उन्होंने शव देने से भी इनकार कर दिया और अस्थियाँ भी नहीं दी। तो वहीं इंग्लैंड में उनको दबा दिया गया कहीं। ऐसे ही वो गुमनामी के अंधेरे में खो गए। थोड़े दिनों बाद देश आज़ाद हो गया। ना उनके परिवार को उनकी चिंता थी और ना देश की जो बाद में सरकारें बनी उनको उनकी चिंता हुई। फिर 1976 में जब उधम सिंह का, पंजाब से एक दल गया था उधम सिंह की अस्थियाँ ढूंढने के लिए, तो उधम सिंह के बगल में ही मदन लाल ढींगरा के, और सब उनकी अस्थियाँ भी उनको मिल गई। तो उन्होंने रिक्वेस्ट करके उनको वो अस्थियाँ भी भारत में ले आए थे। फिर अमृतसर तो नहीं जा पाया उनका शव, तो क्योंकि उस टाइम भी परिवार ने नाराज़गी व्यक्त कर दी थी। तो अब भी जो परिवार के आगे थे, उनके भाई, उनके बेटे, उन्होंने उनका वो अस्थियाँ लेने से इनकार कर दिया। तो महाराष्ट्र में कहीं उनकी अस्थियों को कुछ बनाया हुआ वहाँ पर रखी हुई है। तो ऐसे थे मदन लाल ढींगरा, जिन्होंने अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया और ये भी बता दिया कि अगर दोबारा जन्म होगा तो इसी मातृभूमि के लिए, इसी ध्येय के साथ मैं मरता जीता ऐसे पैदा होता रहूँगा। तो ऐसे क्रांतिकारियों को पढ़ने की आवश्यकता है जो गुमनामी के अंधेरे में खो चुके हैं। लेकिन ऐसे कई क्रांतिकारियों को हम वापस उनका जीवन परिचय के साथ में ऐसे ही आपको मिलता रहूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको शेयर ज़रूर करो, लाइक करो, कमेंट करो। और किसी और क्रांतिकारी के विषय में आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में भी मेरे को बता सकते हैं। वंदे मातरम।